Hi guys, welcome back to my YouTube channel. I am Pratishtha and here I am with another video. So आप लोगों में से बहुत सारे लोग मुझे बहुत सारी जगह पे पूछते रहते हैं कि स्टेनोग्राफर के प्रमोशन के बारे में बताओ, सबसे अच्छा प्रमोशन कहाँ का है, किस में जाना चाहिए। दूसरी बात कि सारे डिपार्टमेंट्स में, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में स्टेनोग्राफर के प्रमोशंस का क्या रूल है, कितने कितने साल लगते हैं हर स्टेप को पार करने में, कितने पे स्केल तक जा सकते हैं, किस पोस्ट तक जा सकते हैं, ऐसे बहुत सारे सवाल आपके आते हैं। तो आज मैं इंडिविजुअल तो नहीं बताऊंगी कि कैसे कैसे प्रमोशंस होते हैं, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, लेकिन आज आपकी एक जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन मैं जरूर दे दूंगी, जिसमें मैं बताने वाली हूँ कि स्टेनोग्राफर के लिए जो एसएससी से स्टेनोग्राफर जाते हैं उनमें कौन से डिपार्टमेंट में स्टेनोग्राफर का प्रमोशन बेस्ट है, मतलब कौन से डिपार्टमेंट में सबसे अच्छा प्रमोशन होता है स्टेनोग्राफर का। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझने की ये जरूरत है कि एसएससी के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं जहां पे एसएससी स्टेनोग्राफर्स को पोस्ट करती है अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, उन सभी में लगभग सारे ही स्टेनोग्राफर का जो प्रमोशन पीरियड है या प्रमोशन रूल है वो लगभग सेम ही रखा गया है। जैसे अगर मैं बात करूं इनकम टैक्स की या फिर एमईए की या फिर सीबीआई की, तो इन सभी में आप 3-4 साल के बाद एग्जाम दे सकते हैं और आप प्रमोशन ले सकते हैं। लेकिन सबसे जो जरूरी बात है जो शायद सभी लोगों को नहीं पता होगी वो ये है कि सिर्फ डिपार्टमेंट पे निर्भर नहीं करता है कि आपका प्रमोशन कब होगा, ये डिपेंड करता है जोन पर भी और वैकेंसीज पे। जोन पे कैसे, जैसे कि मान लीजिए सीबीआईसी या फिर सीबीडीटी एक डिपार्टमेंट है जहां पे आप स्टेनोग्राफर हैं बेंगलुरु जोन में, और उसी सीबीडीटी में कोई जो स्टेनोग्राफर है वो भोपाल जोन में है। तो बेंगलुरु में अगर उस जोन में आगे की सीट्स नहीं खाली हैं 2-3-4 साल के बाद, तो आपको प्रमोशन नहीं मिलेगा। वहीं पे भोपाल, अगर भोपाल जोन में ऊपर की पोस्ट खाली है यानी कि वैकेंसीज खाली हैं, तो 3-4 साल के बाद उनको प्रमोशन मिल जाएगा। तो ये चीज डिफर करती है जोन टू जोन, और कभी भी पता नहीं होता है कि कौन से जोन में कब प्रमोशन हो जाएगा। तो ये कोई बता नहीं सकता है। बस ऐसा होता है कि जब आप जो जॉब ज्वाइन करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपके ऊपर और कितने लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं और आपके प्रमोशन होने के क्या क्या चांसेस हैं। और ये सभी डिपार्टमेंट्स में होता है। अगर मैं सीबीआई की भी बात करूं, एमईए की भी बात करूं, तो इन सभी में भी ऐसा ही होता है। एमईए में भी बहुत सारे लोग हैं जिनका जो प्रमोशन है वो 3-4 साल के बाद तो हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक उनका प्रमोशन ड्यू है और 7-8 साल उनको काम करते हुए हो गया है। तो हर डिपार्टमेंट में ऐसा होता है। सीबीआई की बात करें तो इससे भी थोड़ी खराब सिचुएशन आप देख सकते हैं। सीबीआई में भी ऐसा है कि 3-4 साल के बाद आपको प्रमोशन मिलना चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोग 20-20 साल तक काम कर रहे हैं। तो ये कोई झूठ नहीं है। अगर आप उस डिपार्टमेंट में जब आप जाते हो तब आपको वहां की सच्चाई पता चलती है। बाहर से सारी चीजें बहुत खूबसूरत लगती हैं, बहुत ही पर्क लगता है, लेकिन जब आप डिपार्टमेंट में घुसते हो तब उसकी अच्छाइयां और बुराइयां आपको सब सामने दिखाई देती हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं या मैं बताना चाहूं कि सबसे अच्छा जो प्रमोशन रूल है और जहां पे सबसे मतलब अच्छे चांसेस होते हैं प्रमोट होने के बहुत ही जल्द, वो है रेलवे डिपार्टमेंट यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। इसमें जो प्रमोशंस हैं उसको कोई भी आज तक मात नहीं दे पाया है। ये एकदम मतलब उदाहरण है, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ कहीं से ढूंढ के बोल रही हूँ। मेरे फ्रेंड्स रेलवेज में भी काम करते हैं, एमईए में, सीबीआई में, आईबी में, सीबीआईसी में मैं खुद हूँ, और भी मेरे फ्रेंड्स हैं सीबीडीटी में भी काम करते हैं। तो प्रमोशंस के बारे में हमें पता है कि कहाँ कहाँ क्या क्या सच्चाइयां चल रही हैं। गूगल पे सिर्फ देखने पे तो लगभग आपको वही दिखता है कि हाँ सबका टाइम से हो जाता है या फिर सबका एक ही तरह का टाइम लगता है या फिर सीबीआईसी में स्लो होता है, लेकिन जब आप डिपार्टमेंट ज्वाइन करते हो तब आपको उसकी सच्चाई पता चलती है। लेकिन रेलवेज का जो डिपार्टमेंट है आज तक काफी अच्छा रहा है और उसमें स्टेनोग्राफर का खास करके बहुत अच्छा प्रमोशन है, क्योंकि इसमें सबसे कम टाइम लगता है आपको प्रमोट होने में। अगर आप दूसरे डिपार्टमेंट्स की बात करें तो पहले आप जब मतलब ज्वाइन करोगे, मान लीजिए आपने ग्रेड डी से ज्वाइन किया, कोई भी डिपार्टमेंट आपने ज्वाइन किया, कितना भी अच्छा डिपार्टमेंट ज्वाइन किया, तो 3-4 साल के बाद आपका 2400 से 4200 ग्रेड पे होगा आपकी ज्वाइन, मतलब आपका प्रमोशन होगा। उसके बाद 4200 से आपको 4600 और 4600 के बाद आपको 4800 तक जाना पड़ेगा। ऐसे आपका स्टेप बाय स्टेप बढ़ता है। लेकिन रेलवे की सबसे अच्छी खासी मतलब बात यह है कि आप जैसे ही जॉब ज्वाइन करते हैं, अगर उस साल में आपका एग्जाम हो रहा है जो कि हमेशा होता रहता है स्टेनोग्राफर्स का, तो उसमें आशुलिपि की जो परीक्षा होती है यानी कि शॉर्ट हैंड की जो परीक्षा होती है वो हर साल होती रहती है। आप एग्जाम में
में कभी भी बैठ सकते हो, प्रोबेशन पूरा हो ऐसा जरूरी नहीं है, आप ज्वाइन करते ही एग्जाम में बैठ सकते हो, जिसमें 100 वर्ड पर मिनट और 120 यानी कि 120 वर्ड पर मिनट का एग्जाम होता है, मतलब कि शॉर्ट हैंड का स्किल होता है, सिर्फ स्किल होता है, कोई रिटन नहीं होता है, ये स्किल होंगे। अगर आप 100 वर्ड पर मिनट पे पास होते हो तो आपका जो ग्रेड पे है वो बढ़कर 4600 हो जाएगा। मतलब आप समझ रहे हैं 2400 से 4600, किसी भी डिपार्टमेंट में ऐसा प्रमोशन नहीं है, आप लिख कर ले सकते हैं। और इसके बाद भी अगर आप 120 वर्ड पर मिनट का जो एग्जाम है वो पास कर लेते हो तो फिर आपका जो ग्रेड पे है वो 4800 हो जाएगा। और ये मैं बात कर रही हूँ सिर्फ 2 साल के बाद, जो कि सीबीआईसी में या सीबीडीटी में आप जब इंस्पेक्टर बन पाओगे 10 साल के बाद तब आपका 4800 होता है, वो भी 4800 नहीं होता है, 4600 होता है। तो सोच सकते हैं कि कितना बढ़िया मौका मिलता है। मतलब एक ही बार में अगर आपने 120 वर्ड पर मिनट पास कर लिया तो आप 2400 से सीधा 4800 के प्रमोशन पे सिर्फ 2 साल में पहुंच जाओगे। और ये भी होता है कि जैसे ही आपका, जैसे आपने अभी ज्वाइन किया और एग्जाम हो गया, आपने एग्जाम इनमें से कोई एक पास कर लिया है, और उसके बाद जब भी आपका 2 साल पूरा हो जाएगा, ज्वाइनिंग के 2 साल पूरे होंगे, उसी समय से आपका ये जो ग्रेड पे है बढ़ जाएगा और उसी हिसाब से आपकी सैलरी आने लगेगी। सो शायद आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को ये बात ना पता हो, क्योंकि रेलवे जो मिनिस्ट्री है उसको काफी ज्यादा लोग अब अंडर एस्टिमेट करते हैं। लोग MEA पे और CBI, IB, CBIC, CBDT इन सब पे बहुत ज्यादा मतलब नजर गड़ाए रहते हैं, लेकिन रेलवेज की जो मिनिस्ट्री है काफी अच्छी है अपने एम्प्लॉयज के लिए। और भी बहुत तरह के उसमें बहुत ही अच्छे अच्छे मतलब भत्ते मिलते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि हम लोग को जो ट्रैवल का अलाउंस मिलता है, यानी कि LTC जो मिलता है घर आने जाने के लिए, वो साल में एक बार मिलता है। जबकि रेलवे के जो कर्मचारी होते हैं उनकी पूरी फैमिली को वो पास मिलता है, कभी भी वो यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हम सब लोगों का मतलब जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट में जो भी लोग काम करते हैं, जो भी कर्मचारी होते हैं, उनका एक ही हेल्थ स्कीम चलता है, CGHS जिसे कहते हैं, जिसमें बहुत ज्यादा कुछ फायदा नहीं मिलता है। लेकिन वहीं रेलवेज वालों के लिए अलग से हॉस्पिटल्स होते हैं, उनके और उनकी फैमिली के लिए। तो हर डिपार्टमेंट का, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको रेलवेज के लिए ही जाना चाहिए, मैं बस आपको सच्चाई बता रही हूँ कि हर डिपार्टमेंट का अलग अलग पर्क होता है। जैसे आप MEA में जाओगे तो आपको ऑब्वियसली विदेश में काम करने का मौका मिलेगा। अगर आप CBI में जाओगे तो ऑब्वियसली उसका जो समाज में जो इज्जत है वो काफी ज्यादा है। इसके अलावा उसमें सैलरी भी 12% अधिक ही है, तो आपको सैलरी भी ज्यादा मिलेगी और इज्जत भी काफी ज्यादा मिलेगी। लोग आपसे थोड़ा डरते हैं, मतलब अच्छे वे में, आपको अच्छा लगेगा। इसके अलावा CBIC में इनकम टैक्स में या फिर कस्टम्स में भी लोग, मतलब लोग, हर बच्चा जानता है इनकम टैक्स का इंस्पेक्टर आ गया, आपको इंस्पेक्टर बनने का मौका मिलता है। तो इंस्पेक्टर से बहुत सारे लोग मतलब बिल्कुल जैसे कहते हैं नहीं, प्रभाव पड़ता है। तो ये सारी चीजें हैं, हर डिपार्टमेंट का अलग अलग पर्क है, लेकिन रेलवेज का भी अपना एक पर्क है और उसका ये है कि उसका जो प्रमोशन है वो काफी अच्छा है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आएगा कि प्रमोशन जो बेस्ट है वो किस डिपार्टमेंट में है। अगर आपका जो प्रायोरिटी है प्रमोशन, तो फिर आपको यही डिपार्टमेंट चूज करना चाहिए, अगर आपको MEA नहीं मिल पाता है तो आई होप कि आपको कुछ तो हेल्प हुई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।